हेलो। आप सभी का अभिनंदन, आभार। आपके पेरेंट्स का दिल से सादर प्रणाम और सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद। आज की पुस्तक हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पाठ नंबर 3 अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद के बारे में चर्चा करेंगे और आज के इस कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे गुरु शिष्य के प्यार और स्नेह की, अर्थात प्यारे प्यारे बच्चे हो, दिल के कितने अच्छे हो, अच्छी अच्छी बातें करते हो, इसीलिए हमको अच्छे लगते हो। तो मेरे प्रिय प्यारे बच्चों, अच्छा बनने के लिए आइए हम अपनी उड़ान पर चलते हैं। उड़ना है तो अपना आसमान ढूंढो, उड़ना है तो अपना आसमान ढूंढो, भीड़ में अपनी अलग पहचान ढूंढो। तो ये दुनिया में इतनी सारी भीड़ है, इस भीड़ में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए करना ही पड़ेगा, अर्थात करना है तो करना है। गिर जाओ तो तुम्हें संभलना है, जब तुमको आगे बढ़ना है तो करना है तो करना है। आइए हम आपको लेकर के चलते हैं इस व्याकरण की दुनिया में। इसके पहले हमने चर्चा किया था अर्थ की दृष्टि से के अंतर्गत जो वाक्य के भेद हैं, प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आइए हम नेक्स्ट इच्छावाचक वाक्य के बारे में चर्चा करते हैं कि इच्छावाचक वाक्य किसे कहते हैं। इच्छा, जैसा नाम वैसा काम। आप कभी कभी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं, मेरी इच्छा है स्कूल जाने की, मेरी इच्छा नहीं कर रही स्कूल जाने की। इन वाक्यों में वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए या दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है। कभी कभी हम इच्छा अपने लिए बताते हैं तो कभी कभी सामने वाले के लिए भी हम अपनी इच्छा प्रकट कर लेते हैं। जैसे आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, आज तो कहीं से पैसे मिल जाए, मतलब इच्छा आपकी है कि कहीं से पैसा मिल जाता तो कितना अच्छा होता है ना। तो ये आपकी इच्छा है। नेक्स्ट है, आप दूसरों के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, आपकी यात्रा शुभ हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इसमें सिर्फ वाक्य में आपको ये देखना है कि कौन सा अर्थ आ रहा है, इच्छा का अर्थ आ रहा है कि प्रश्नवाचक का, कि किसका आ रहा है। जिसका अर्थ आएगा वही वाक्य हो जाएगा। इसीलिए तो कहा गया है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद। नेक्स्ट, संदेहवाचक वाक्य। इन वाक्यों में वक्ता प्रायः संदेह की भावना को प्रकट करता है। ठीक, संदेह प्रकट करता है। संदेह और भ्रांति में, भ्रम में अंतर होता है। भ्रम क्लियर हो जाता है लेकिन संदेह क्लियर नहीं होता है, संदेह बना रहता है और भ्रम में आप मान लेते हैं। जैसे रात में कोई रस्सी है, रस्सी को आपने सांप मान लिया और इस भ्रम में आपने लाठी चला दिया, तो वहाँ भ्रम है और संदेह बना रहता है। आपने रस्सी को सांप मान लिया और मान कर बैठे हैं, डरे हुए हैं, ठीक है, और आप लाठी भी नहीं चला रहे आपको ये लग रहा है कि कहीं ये रस्सी है कि सांप है, ये संदेह है। इन वाक्यों में वक्ता प्रायः संदेह की भावना को प्रकट करता है। शायद आज बारिश हो, शायद आज बारिश हो, तो मतलब जो वक्ता है उसको संदेह है कि आज बारिश शायद होगी, मतलब क्लियर नहीं हो कर रहा है कि होगी, शायद परहैप्स, हो सकता है आज धूप न निकले, हो सकता है आज धूप न निकले। ये भी क्या है, संदेह है। बादल को देखकर ऐसा वो संदेह प्रकट कर रहा है, इच्छा नहीं, संभावना नहीं। अब तक बाघ नदी पार कर चुका होगा,
यह भी क्या है? संदेह है, मतलब एक अनुमान लगा रहा है। अब तक बाघ नदी पार कर चुका होगा। इन वाक्यों को संभावनार्थक भी कह सकते हैं, अर्थात संदेहवाचक कहें या संभावनार्थक कहें, यानी संभावना प्रकट किया जाता है, क्योंकि कार्य होने के प्रति वक्ता संभावना भी व्यक्त करता है कि शायद ऐसा हो। संभावना संदेह एक ही चीज है। नेक्स्ट है विस्मयादि बोधक या मनोवेगात्मक वाक्य। विस्मयादि बोधक का मतलब होता है, विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य प्रकट करना। आश्चर्य का बोध जहां हो जाए, अर्थात हम कह सकते हैं जहां मनोवेगात्मक अर्थात मन का वेग, वेग माने एक तरह से हम गति, स्पीड कह सकते हैं। यानी मन क्या है? मन में वेग आ जाए, गति आ जाए, ठीक है। गति तब आएगा जब कोई ऐसी घटना घटेगी जहां पर आप आश्चर्य प्रकट करते हैं, जिसकी आप कल्पना भी न की हो। वहां पर मन में वेग आता है, और जब वेग आता है तभी तो आप विस्मय हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? बात समझने का मतलब यह है कि आपको यह जानना है कि इन शब्दों का अर्थ आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर शब्दों का अर्थ आपने समझ लिया तो समझ जाइए कि उसकी परिभाषा भी आपके मनोमस्तिष्क में जाकर सेट बैठ जाती है। इसीलिए तो कहा जाता है कि पढ़ने वाला विद्यार्थी बहुत देर तक नहीं पढ़ता, अपने मन को एकाग्रचित और शांत कर जब वो शांत कर लेता है तो जितने भी प्रश्न होते हैं सारे प्रश्न के उत्तर उसे बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। यही तो उसके पढ़ने का लाजवाब तरीका है, और अन्य बच्चों से वह बेहतर से बेहतर की प्रयास करता है और मौका मिलते ही जबरदस्त प्रहार करता है। तो आइए आप किस श्रेणी में आते हैं, आप कैसे पढ़ते हैं, उसी को देखना है। तो इन वाक्यों में विस्मय आश्चर्य एक ही चीज है। घृणा, जब हम घृणा भी करते हैं तो भी हम वहां विस्मय करते हैं, जैसे बदबू आए तो छी छी घृणा। प्रेम, आहा जिंदगी, ठीक। बारिश का मौसम है, गर्मी पड़ रही है और बादल काले काले छा गए, हल्की हल्की मंद मंद ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और हल्की हल्की बारिश होने लगी, तो क्या हो जाएगा? वहां भी प्रेम और हर्ष में आप डूब जाएंगे, ठीक है। हर्षोल्लासित हो जाएंगे। शोक में भी विस्मय होता है, कोई मर जाता है अपना और कोई सूचना देता है तो वहां भी आप विस्मय करते हैं। तो आज के भाव अचानक वक्ता के मुंह से निकल पड़ते हैं, ठीक है। तो वहीं पे विस्मयादि बोधक और मनोवेगात्मक वाक्य होता है अर्थ की दृष्टि से, क्योंकि मन में वेग आ गया और विस्मय का बोध हो गया। ओह कितना सुंदर दृश्य है ना? कभी आपने देखा नहीं तो आपके मुंह से ऐसा ही शब्द निकलता है, हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया। मतलब कोई ऐसी मुसीबत आ जाए जैसे मरने के बराबर हो, तो आप वहां पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। धत, सब गड़बड़ कर दिया। धत, धत का कोई सार्थक अर्थ नहीं है, लेकिन धत एक हम भाव प्रकट करते हैं जिसमें हम ये बताते हैं कि मतलब हम उसको एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से आपके दिमाग में वह ऐसी स्थिति, ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाता है जिसमें आपके मुंह से ऐसे शब्द निकल पड़ते हैं। धत, सब गड़बड़ कर दिया। धत का मतलब होता है भागना या भगाना या डांटने के अंदाज में ऐसा बोला जाता है। अब आइए संकेतवाचक वाक्य, जो लास्ट है संकेतवाचक, ठीक। शर्तवाचक वाक्य भी इसे कहा जाता है। शर्त, एक शर्त आप प्रकट करते हैं, संकेत एक इशारा करते हैं,
इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है, यानी शर्त लगा दिया जाता है, संकेत करके, इशारा करके। इसलिए इनको शर्तवाची वाक्य भी कहते हैं। यानी इसमें शर्त लगाए, संकेत जब आप करते हैं, इशारा करते हैं, तो आप शर्त भी लगाते हैं। शर्त किस चीज की लगाते हैं? किसी चीज की बाजी लगाते हैं तो वो संकेत है कि नहीं, कि अगर हम हार गए तो ये हम आपको देंगे, अगर हम जीत गए तो आपसे इतना पैसा लेंगे, या कोई वस्तु पे शर्त लग जाती है तो उसकी तरफ हम संकेत करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? संकेतवाचक और शर्तवाची वाक्य। यदि तुम मिल जाओ तो जमाना छोड़ देंगे हम, है ना? ये क्या है? संकेत है। और शर्त लगाई जा रही है कि तुम मिलोगी तो हम जमाना भी छोड़ सकते हैं, यानी हम कहीं भाग सकते हैं। यदि तुम भी मेरे साथ रहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। ये क्या संकेत कर रहा है कि मुझे अच्छा कब लगेगा? जब तुम मेरे साथ रहोगी। और शर्त भी लगा रहा है, साथ रहने की शर्त। तो बात तो एक ही हो रही है ना। अगर वे आ जाते तो मेरा काम बन जाता, मतलब जिसको आने की बात कर रहा है उसी से इसका काम हो सकता है। इसलिए वो संकेत कर रहा है उस व्यक्ति की तरफ। अगर उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती, अर्थात नौकरी इसलिए चली गई कि किसी ने झूठ बोल दिया और झूठा इल्जाम लगा दिया। तो संकेत कर रहा है किसके तरफ? उस व्यक्ति की तरफ जो झूठ बोला। अगला है, वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। क्या? अनाज तब पैदा होता जब वर्षा होती। वर्षा नहीं हुई इसलिए अनाज पैदा नहीं हुआ। तो वर्षा की तरफ इशारा बता रहा है, अर्थात अनाज न पैदा होने का रीजन वर्षा को संकेत कर रहा है। कौन? वक्ता, बोलने वाला। तो अभी इस हिंदी व्याकरण की दुनिया में बहुत कुछ बाकी है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। रोज समय पर उठना, नित्य कर्म करना अच्छा होता है। नित्य का मतलब प्रतिदिन हमें वो कर्म करना चाहिए। सुबह उठना चाहिए, सही समय पर भोजन करना चाहिए, सही समय पर खेलना चाहिए, सही समय पर स्कूल जाना चाहिए। यानी प्रत्येक काम नित्य हमें करना चाहिए। हाँ, ये रूपांतरण अर्थात रचनांतरण, यानी इसका अर्थ हुआ रूप अंतरण, यानी रूप में अंतर, रचना में अंतर। रचना मतलब बनावट, और रूप भी क्या होता है? एक बनावट होती है। अंतरण का मतलब हो गया अंतर, अर्थात रचना में अंतर, बनावट में अंतर, रूप में अंतर। आप देखते हैं हम सब इंसान, सबके पास आंख, मुंह, नाक है, लेकिन रूपों और बनावट में अंतर ईश्वर ने कर दिया है। इसीलिए तो हम एक दूसरे को आसानी से पहचान सकते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्यों के 8 भेद के बीच परस्पर अर्थात अधिकतम रूपांतरण यानी रचनांतरण अर्थात रूपों में अंतर, रचना में बनावट किया जा सकता है। अर्थात उसमें क्या अंतर होता है, उसी अंतर को हम जानने का प्रयास करेंगे। अंतर कैसे होता है, रूपों में अंतर, वाक्यों में अंतर कैसे हम कर सकते हैं। यह आपकी परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। कोई वाक्य आपको दे दिया जाता है और उसका पर्सनल जो रूप होता है उस रूप से अलग रूप बनाने के लिए आपको कहा जाता है। जैसे आपसे कहा जा, एक वाक्य दिया जाए और ये वाक्य है बच्चा दूध पीता है, बच्चा दूध पीता है। ठीक है, इस वाक्यों को निषेधात्मक वाक्य में बदलिए,
ये बच्चा दूध पीता है, तो ये क्या है? विधानवाचक वाक्य है। ठीक है, लेकिन इसको निषेधात्मक वाक्य में बदलना है, नकारात्मक वाक्य में बदलना है, तो नहीं का प्रयोग कर देंगे। बच्चा दूध नहीं पीता है, तो इस वाक्य का जो रूप था उसके अर्थ में आपने बदलाव कर दिया, इसके रूप में परिवर्तन कर दिया। यही तो रूपांतरण है, यही तो रचनांतरण है, यही तो रूप में अंतर है। रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। ठीक है, क्या बच्चा दूध पीता है? प्रश्नवाचक वाक्य में हमने इस विधानवाचक वाक्य को बदल दिया प्रश्नवाचक वाक्य में। क्या बच्चा दूध पीता है? क्या का प्रयोग पहले भी होता है और बीच में भी होता है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो वैसे तो किसी भी वाक्य को किसी भी प्रकार के वाक्य में रूपांतरित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। सामान्यतः विधानवाचक अर्थात कथनात्मक वाक्यों को आधार वाक्य माना जाता है, यानी बेस, और उन्हीं का अन्य प्रकार के वाक्यों में रूपांतरण किया जाता है। इस प्रकार एक विधानवाचक वाक्य को लगभग सभी प्रकार के वाक्यों में रूपांतरित किया जा सकता है। लड़की स्कूल जाती है, ये विधानवाचक वाक्य, बहुत 8 जो वाक्य हैं सब में इसको बदला जा सकता है। लड़की स्कूल नहीं जाती है, क्या लड़की स्कूल जाती है? प्रश्नवाचक वाक्य। लड़की स्कूल जाओ, आज्ञावाचक वाक्य। अरे लड़की स्कूल जाती है, विस्मयवाचक वाक्य। मैं चाहता हूं कि लड़की स्कूल जाए, इच्छावाचक वाक्य। लड़की स्कूल जाती होगी, संदेहवाचक वाक्य। लड़की स्कूल जाती तो अच्छा होता, संकेतवाचक। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के वाक्यों को विधानवाचक वाक्यों में बदला जा सकता है। इस प्रकार के रूपांतरण में निम्नलिखित बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो इस हिंदी व्याकरण के अनुपम श्रृंखला में अभी बहुत कुछ बाकी है। वक्त है आपसे विदा लेने का, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे चर्चा करेंगे। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय